नमस्कार। टीसीएच पर मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। भक्त जो हैं एक नई प्रजाति है भारत में। पहले जनता हुआ करती थी, सरकार के सही निर्णय के साथ खड़ी होती थी, सरकार के गलत निर्णय का विरोध करती थी। अब एक भक्त प्रजाति हुई है जिसका काम है सरकार को सही ठहराने के लिए जितनी नौटंकी कर सकते हैं करें। आप कहेंगे ट्रेन लेट हो रही है तो कहेंगे कोहरे की वजह से हो रही है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। सरकार चुनी किस लिए भैया? दुनिया भर में कोहरा पड़ता है, दुनिया भर में ट्रेनें चलती हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। बाकायदा यहां भी शोर हुआ था कि वो टेक्नोलॉजी लाई गई है, उस टेक्नोलॉजी से इतनी लाइट रहती है ट्रैक पे कि कोहरे में भी ट्रेन चल सके। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो नाम बड़ा बड़ा रख देंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी रक्षा के लिए भक्तों की पूरी एक सेना तैनात है जो महंगाई बढ़ने का भी समर्थन कर सकती है, जो दुनिया में किसी चीज का समर्थन और विरोध कर सकती है। तो वो किस्सा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय लक्षद्वीप गए और गए लक्षद्वीप, वहां से अच्छी अच्छी फोटो आई और फोटो आने के बाद किसी ना किसी का इशारा तो जरूर मिला होगा। ट्रेन शुरू हो गया हमारे यहां बायकाट मालदीव। चला ट्रेन, भाई लोग फोटो बाकायदा लगाने लगे कि टिकट कैंसिल हो रही है। एक ट्रेवलिंग एजेंसी ने कह दिया कि हम टिकट ही बुक नहीं करेंगे। और उसके बाद जो गाली गलौज का दौर शुरू हुआ उसमें मालदीव के 3 मंत्री भी उतर गए। उन मंत्रियों का बयान ट्विटर पे आया, शोर मचा। हमारे यहां का जो हाई कमीशन होता है उसने शिकायत की और उसके बाद उन 3 मंत्रियों को हटा दिया गया। यहां तक की कहानी आप जानते हैं। और इसके बाद इसको ऐसे लिया गया जैसे भारत की कोई बहुत बड़ी जीत हो गई हो। मेरे समझ में यह नहीं आता है कि 5 लाख पॉपुलेशन वाला मालदीव, यानी एक दिल्ली में 20 मालदीव से ज्यादा समा जाएं, उसको उसके 3 मंत्रियों का इस्तीफा दिलवा के क्या साबित करना चाहते थे ये लोग? कौन सी जीत साबित करना चाहते थे? लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी का डंका एक बार फिर बज गया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में जहां 2 मुल्क हैं आजाद, वहां गाली गलौज होगा। भक्त गाली देंगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई मंत्री गाली दे देगा तो उसकी तो दुनिया भर में प्रतिक्रिया हो सकती थी। इसलिए जो मालदीव का राष्ट्रपति है उसने तुरंत उस पर माफी वाफी मांग ली और बात आई गई हो गई। लेकिन असली खेल शुरू हुआ उसके बाद। भक्तों का ही जो बायकाट मालदीव का ट्रेंड था और जो गालियों का खेल था उसका असली फल आया उसके बाद। मैं आपको बता चुका हूं कि मालदीव में बाकायदा एक परंपरा रही है कि वहां का जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है अपनी पहली यात्रा भारत के लिए करता है। सबसे पहले दिल्ली आता है, उसके बाद कहीं और जाता है। लेकिन इस बार वो बदल दिया गया। अंकारा गए, टर्की गए वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद यूएई गए और उसके बाद तीसरी यात्रा के लिए उन्होंने चुना था चीन को। अब चीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो चीन से हमारे रिश्ते दोस्ताना नहीं है। यह अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा बार चीन जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह अलग बात है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो भी कई बार चीन हो आए थे। यह भी अलग बात है कि चीन के राष्ट्रपति यहां आए थे तो उनको बाकायदा झूला झुलाया गया था। यह भी अलग बात है कि कहीं विदेश में मुलाकात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल झुके झुके नजर आते हैं चीन के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन धीरे धीरे इस इलाके में सारे जो देश हैं उनके ऊपर अपना असर जमाते जा रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन की कैसी दोस्ती है वो बताने की जरूरत नहीं है। 1972 में जो वार हुआ था उस समय भी चीन पाकिस्तान के साथ था और प्लानिंग यही थी कि उधर से हमला कर दिया जाएगा। लेकिन इंदिरा जी ने जो रणनीति अपनाई थी उसके चलते जब पाकिस्तान ही हमला नहीं कर पाया, इंडिया का जो एयर स्पेस था उसको पाकिस्तान के लिए ब्लॉक कर दिया गया। जब पाकिस्तान ही हमला नहीं कर पाया तो इधर से हमारे नॉर्थ ईस्ट पे चीन क्या हमला करता, नहीं हुआ और ठीक ठाक तरीके से 72 की जंग हम जीत गए, बांग्लादेश बन गया। लेकिन चीन हमेशा से उत्तर पूर्व के कई इलाकों को, अरुणाचल को और कई सारे इलाकों को अपना क्लेम करता रहा है, जमीनें कब्जा करता रहा है, यह सारा होता रहा है। चीन को लाल आंख दिखाने की हिम्मत तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के मुंह पे कभी चीन का नाम भी नहीं आता है। कितने सारे आरोप लगे। अभी हाल में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की किताब आई, नरवणे की किताब आई, जो किताब प्रेस से बाहर नहीं आने दी जा रही है। एडवांस बुकिंग होने के बावजूद लोगों के हाथ में नहीं आ पा रही है वो किताब। लेकिन नरवणे कई चैनल्स पे गए और उन्होंने बताया कि चीन के साथ जो हमारी झड़प हुई थी उसमें चीन ने हमारे सैनिकों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसके बावजूद
दुनिया भर में डंका बजने का दावा करने वाले मोदी जी चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। और हमारे विदेश मंत्री तो यहां तक कह चुके हैं कि चीन हमसे बड़ा देश है, उसका मार्केट हमसे बड़ा है, हम उससे कैसे लड़ेंगे। यानी जो बड़ा है उससे लड़ेंगे नहीं, जो छोटा है उसको गालियां देंगे। और गालियां देके मिला क्या, वही हम डिस्कस कर रहे थे कि चीन ने वैसे ही पाकिस्तान के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, बांग्लादेश के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, जो बॉर्डर के हमारे देश हैं, नेपाल चीन की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ है, भूटान जैसा देश जो एकदम भारत से, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं नाभिनाल बद्ध, यानी जैसे मां की नाभि जो होती है उससे बच्चा जुड़ा होता है, तो वैसे ही भूटान हमारे साथ जुड़ा हुआ था। भूटान भी अब चीन के साथ समझौते कर रहा है, उधर जा रहा है। श्रीलंका में चीन का असर लगातार बढ़ा है, यानी अड़ोस पड़ोस के सारे देशों पर तो पहले ही चीन जो है वो अपनी बढ़त बना चुका था, वो भारत की जगह चीन के बेहतर दोस्त बन चुके थे। बचा हुआ था मालदीव, इस राष्ट्रपति के चुने जाने के साथ पहले से ही लग रहा था वो चीन के करीब जाएगा, और ये गाली गलौज के बाद ये मामला और बढ़ गया। तो मैंने आपको बताया कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचे चीन, और जब आप कह रहे थे कि हम टूरिज्म वहां नहीं करेंगे, जब आप टिकट कटवा रहे थे, अपने टिकट कैंसिल करवा रहे थे, तो उसी समय चीन से उन्होंने कहा कि भाई अपने यहां से टूरिस्टों को हमारे यहां भेजो। और जाहिर तौर पे चीन ने इसके लिए आश्वासन दिया होगा, क्योंकि चीन से लौटने के बाद 3 दिन का उनका चीन का दौरा था, उस दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति के तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में कहा कि हम छोटे देश जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमको बुली कर सकता है, धमका सकता है। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? चीन से तो दोस्ती करके आए थे, चीन में तो 3 दिन बिता के वहां से दोस्ती करके आए थे। यह इशारा किसकी तरफ था? यह इशारा सीधे सीधे भारत की तरफ था। और यह और क्लियर हो गया जब उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक डेडलाइन फिक्स कर दी। अभी तक यह कहा जा रहा था कि इंडिया अपनी सेना हटा ले, लेकिन अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी, और उम्मीद यह की जा रही थी कि भारत सरकार बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेगी, क्योंकि वहां सेना होना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हकीकत है कि मालदीव की भारत ने बहुत मदद की है, लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि श्रीलंका के आगे समंदर में जो मालदीव का लोकेशन है, उस लोकेशन पे हमारी कुछ सेना का होना हमारे लिए रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लग यही रहा था कि भले शोर, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे शोर किए जाते हैं, तो मुइजू भले शोर बहुत मचा रहे हैं, लेकिन फाइनली भारत की सेना वहां बनी रहेगी। लेकिन भक्तों के इस तमाशे के बाद अब मालदीव ने बाकायदा डेडलाइन जारी कर दी है कि 15 मार्च तक हिंदुस्तान अपनी सेना हटा ले। अब ये जो सोशल मीडिया पे भक्त दिन रात ट्रेंड चलाते रहते हैं, नौटंकी करते रहते हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं कि एक छोटे से देश, 5 लाख की जनसंख्या वाले देश ने घोषणा कर दी कि आप 15 मार्च तक हमारे यहां से सेना हटा ले। अब इसमें मोदी जी का डंका बजा है या फटा है? और अगर यह डंका फटा है तो यह डंका फाड़ने के जिम्मेदार कौन है? मालदीव में भारत की नैया डुबोने के जिम्मेदार कौन है? यह वही भक्त हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारे लोग ट्रोल करने आ गए थे कि मालदीव जो है वो 90% से ऊपर, 95% से ऊपर वहां मुस्लिम जनसंख्या है, और जिस तरह भारत में दिन रात मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज और सारा कुछ चलता रहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो हर जगह पहुंचते हैं। आप हिंदी में भी लिखते हैं तो वो आराम से ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जगहों पर पहुंचता है, मालदीव में भी पहुंचा होगा। इसीलिए वहां पर जब एक पार्टी ने यह अभियान चलाया कि भारत बाहर जाओ, भारत को पीछे जाने का, भारत को यहां से जाने का, अपने देश से निकालने का अभियान चलाया, और उस अभियान पर चुनाव लड़ने की बात की, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो लगातार भारत के सोशल मीडिया को देखते होंगे, गाली गलौज सुनते होंगे, उनको लगा होगा कि यह ठीक ही बात है, जिस देश में मुसलमानों को लेकर इतना बुरा हो रहा है, उस देश के साथ हम रिश्ते कैसे रखें। इसका उलट करके देख लीजिए, कोई ऐसा देश हो जहां हिंदुओं को दिन रात गाली दी जाती हो, जहां दिन रात लिंचिंग होती हो, दूसरी सारी चीजें होती हो, जहां लगातार हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता हो, क्या आपका देश, क्या मेरा देश, क्या भारत उसके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहेगा? तो इसका उल्टा क्यों नहीं सही होगा? बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो, वहां पर जब यह खबरें जाती होंगी तो अपनी क्या इमेज बनती होगी?
भारत दुनिया में कभी शक्ति का केंद्र नहीं रहा है। भारत की ताकत के चलते कोई बहुत नहीं झुकता रहा है हमारे सामने, झुकता रहा है हमारे नैतिक साहस के सामने, झुकता रहा है हमारे सेकुलरिज्म के सामने। आज फलस्तीन इजराइल का वार चल रहा है, अगर पुराना भारत होता और भारत फलस्तीन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा होता तो अरब देश हो, साउथ अफ्रीका हो, ये सारे देश हिंदुस्तान के साथ अपने आप खड़े हो जाते। लेकिन आप तो कहीं हैं ही नहीं, आप तो गालियां दे रहे हैं, आप तो लगातार नफरत फैला रहे हैं। आपने सेकुलरिज्म का चोला पूरी तरह से उतार के फेंक दिया है, अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी का चोला भी उतार के फेंक रहे हैं। तो फिर वैसे में मालदीव जैसा देश आपका दोस्त कैसे रह सकता है? तो मालदीव ने दूसरा सहारा ढूंढ लिया, चाइना को ढूंढ लिया। 3 दिन चाइना में मीटिंग करके आए, 20 से अधिक समझौते करके आए, उसमें टूरिज्म पर भी समझौता है, बाकी सारी चीजों पर भी समझौता है। जो जरूरतें आप मालदीव की पूरी कर रहे थे वो चाइना अब पूरी करेगा, और आपके सैनिकों की जगह हो सकता है चीन के सैनिक वहां हो। यानी कंडीशन यह है कि दक्षिण के दोनों देश, मालदीव और श्रीलंका, दोनों पर चीन का असर रहेगा। चीन उत्तर से भी आपके ऊपर नजर रखेगा, दक्षिण से भी आपके ऊपर नजर रखेगा। इधर पाकिस्तान से तो चीन के संबंध अच्छे हैं ही, आप सोच के देखिए कि यह भारत के लिए दीर्घकाल में कितना नुकसानदायक है। टूरिज्म की बहुत बात हो रही थी, यह लिखा जा रहा था मालदीव बर्बाद हो जाएगा। ठीक बात है कि $380 मिलियन जो है इंडिया, जो टूरिस्ट इंडिया के जाते हैं वो खर्च करते हैं, उससे मालदीव की आय होती है $380 मिलियन। जो मालदीव में टोटल टूरिस्ट आते हैं उसके 11% से ज्यादा हिंदुस्तानी टूरिस्ट आते हैं। ये सब सच है। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह से बंद नहीं आप कर पाएंगे। आप इधर बायकाट मालदीव चला रहे थे और 3 दिन में 1400 लोग पहुंच गए थे मालदीव। पता कीजिए वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग होंगे, धन्ना सेठ लोग, जिनको अपना टिकट कैंसिल कराना बेवकूफी लगा होगा, जिनके पैसे खर्च हो गए होंगे, पहले से प्लान बन गए होंगे। और मालदीव एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आप कितना भी बायकाट चलाते रहिए, जिसको जाना है जाएगा। फिर भी मैं चलो कह रहा हूं कि 11.2% से घट के ये 5% हो जाएगा मान लो, तो 5% यानी आधा, $380 मिलियन उनको मिलते थे, अब मान लो $150 मिलियन भारत से मिलेंगे। जो बचे हुए $150 मिलियन हैं वो चाइना पूरा कर देगा, दुनिया का कोई और देश पूरा कर देगा। वो कीमतें अगर थोड़ी सी कम कर देंगे, दूसरे देशों से लोग आना शुरू हो जाएंगे। टूरिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके लोग नहीं जाएंगे, दुनिया में कहीं के लोग जाएंगे ही नहीं, दूसरे लोग पहुंचना शुरू कर देंगे। अगर और भी घाटा होगा, चीन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, चीन पूरा कर देगा। जो उसकी दूसरी जरूरतें हैं, चाहे वो रखरखाव की जरूरतें हो, चाहे बाकी सारी हाइड्रोग्राफी की जरूरतें हो, चीन हमसे ज्यादा टेक्निकल एडवांस है, वो सारा कुछ पूरा कर देगा। तो मालदीव का तो कोई नुकसान होने वाला बड़ा नहीं है। ये वही मामला है कि एक गया दूसरा आ गया, भारत नहीं मदद करेगा, चीन मदद कर देगा। लेकिन आप अब कहां उस इलाके में अपनी सेना को पोजीशन कर पाएंगे? श्रीलंका में आप अपनी सेना रख नहीं पाएंगे, मालदीव में आप अपनी सेना रख नहीं पाएंगे। यानी दक्षिण का जो सागर है पूरा, उस पूरे इलाके में अंडमान निकोबार के अलावा कहीं भी आप अपनी सेना नहीं रख पाएंगे। यानी मिडिल ईस्ट से लेके पूरा वो जो इलाका है, उस पर नजर रखने का जो काम मालदीव से होता था, अब भारत नहीं कर पाएगा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, नुकसान किसका है, मालदीव का कि भारत का? मालदीव को तो एक कंधे का सहारा गया, दूसरे कंधे का सहारा मिल गया, और ज्यादा मजबूत कंधे का सहारा मिल गया चाइना। आज निश्चित रूप से दुनिया में ताकत हो, चाहे पैसा हो, चाहे बाकी चीजें हो, उसमें भारत से ज्यादा मजबूत है। तो मालदीव को तो सहारा मिल गया। लेकिन आपको जो मालदीव का सहारा था, जहां से आप स्ट्रेटेजिक तरीके से मिडिल ईस्ट और बाकी जगहों पर नजर रख सकते थे, वो तो आपके हाथ से गया। एक अच्छा खासा दोस्त जो हमेशा आपके साथ खड़ा होता, जिसका राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहली यात्रा भारत को होती थी, जिसके सारे समझौते भारत के साथ थे, जहां भारत के सैनिक थे आराम से, भक्तों ने और मुसलमानों से नफरत की नीति ने ऐसा हाल कर दिया कि अब वहां भारत के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जहां आपका स्वागत होता था, वहां अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और साउथ एशिया से लगभग हर देश में आपने यही हाल कर दिया। हर देश चाइना को आपकी जगह लेकर आया, और चाइना तो तैयार है आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, सामरिक रूप से मदद करने के लिए, बाकी तरीके से भी। तो चाइना का वर्चस्व साउथ एशिया में अपने आप स्थापित हो गया। सार्क जो बना था उसको आपने खत्म कर दिया, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सार्क में, पड़ोसियों में कोई इंटरेस्ट है नहीं, दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा है। आप यहां से फालतू में बात करेंगे कि रूस यूक्रेन का युद्ध हमने घंटे भर के लिए रुकवा दिया था,
सच्चाई यह है कि कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है। न रशिया आपसे खुश है, न यूक्रेन आपसे खुश है, न फलस्तीन आपसे खुश है, न इजराइल आपसे खुश है। कनाडा जब चाहता है आपको आंख दिखा देता है, यूएसए जब चाहता है आपको आंख दिखा देता है। आपका दोस्त है कौन दुनिया में अब? एक जमाने में रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, वो भी अब नहीं रहा। आपका दोस्त कौन है? कहां डंका बज रहा है? इतना बड़ा देश है जिसका इतिहास है, मार्केट इतना बड़ा है, इसलिए ठीक है अलग अलग जगहों पर आपको बुलाया जाता है। आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपका स्वागत होता है, वो सामान्य सी बात है, वो सबका होता है। लेकिन दुनिया में आपके दोस्त कहां हैं? दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसमें आपको कौन पूछ रहा है? इतना बड़ा युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, कोई आपको पूछ रहा है? किसी ने आपसे सलाह ली? कोई आया आपसे मिलने के लिए? अमेरिका का ब्लिंकन, टर्की का राष्ट्रपति, अरब देश के लोग, कोई आया आपसे मिलने के लिए कि भैया ये जो युद्ध चल रहा है उसमें आपकी क्या राय है, आप हस्तक्षेप कीजिए, युद्ध रुकवाइए? यहां तक कि इजराइल ने भी आपसे कभी अपील की कि हमारी मदद कीजिए? तो आप चाहे जितना चिल्लाते रहे हमारा डंका बज रहा है, सच्चाई तो यह है कि आप देश के अंदर सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाकर किसी तरह से सत्ता में भले बने रहिए। दुनिया में आपका डंका बजने की जगह फट गया है। और मालदीव में जो अभी हाल में सब कुछ हुआ है उसके लिए तो सीधे सीधे सत्तारूढ़ पार्टी के जो पागल समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, वो जिम्मेदार हैं। और इसका नुकसान सिर्फ अभी नहीं, आने वाले वक्त में भी भारत के हर उस शासक को उठाना पड़ेगा जो सत्ता में आएगा। भारत ने अपना एक बेहद वफादार दोस्त इसलिए खो दिया क्योंकि यहां के जो अंधभक्त हैं सत्ता के, उनको मोदी जी को महान बताने के लिए कुछ भी करना मंजूर है। उनके गाली गलौज ने, उनके तमाशे ने, उनके बायकाट के ट्रेंड ने जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी मालदीव से समझौते की, उसको भी हमेशा के लिए फिलहाल खत्म कर दिया है। और चाइना की ताकत इतनी बढ़ा दी है कि अब चाइना के खिलाफ बोलने से पहले भारत को और 4 बार सोचना पड़ेगा। तो सोचिएगा, अगर खास तौर पे भक्त लोग मेरा चैनल देख रहे हो तो सोचेंगे कि ये तमाशा दिन रात करते हैं, उससे फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। और सोचिएगा कि देश का नुकसान करके नेशन फर्स्ट अपने सोशल मीडिया पे लिख देने से क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस तरह घटनाओं पर मैं लगातार बात करता रहा हूं, बात करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमसे, जैसे जुड़ना होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस दोस्तों को शेयर कीजिए, और जिस तरह से भी हमारी मदद करना चाहते हैं मदद कीजिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आप हमारा साथ देंगे तभी हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर सच बोल पाएंगे। बहुत शुक्रिया।